माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 1 में हमने ओम्स लॉ तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से और इस चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट करके ही इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा ओम्स लॉ को रिवाइज कर लेते हैं। ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ओवरऑल जो रिजल्ट आता है ओम्स लॉ का वो आता है V/I इज इक्वल टू R, जो कि हमारा होता है ml/NE² टाउ A। और हमने यहाँ से ये कंक्लूजन निकाला कि V बराबर हमारा क्या होता है IR। अब अगर हम लोग बात करें रेजिस्टेंस की, तो हमने यहाँ से ये कंक्लूजन निकाला था कि V इज इक्वल टू हमारा IR होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब किसी भी वायर का या किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस वाली एक्सप्रेशन को अलग से लिखेंगे। ये होता है ml/NE² टाउ A और हेडिंग डालेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंसी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ R। R मतलब आपका रेजिस्टेंस। ठीक, अब एक बात आप बताइए, जैसे कि हमारे पास हमने पढ़ा है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऐसे भाग रहे होते हैं अंडर द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। एक पोटेंशियल लगाने के बाद हमारे इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे होते हैं विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी मैटर का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उसकी एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बढ़ती है मोस्टली, और इलेक्ट्रॉन्स और तेज़ी से भागते हैं। अब आप ये इमेजिन करो कि एक रूम है और रूम के अंदर लोग नॉर्मली रैंडमली चल रहे हैं या किसी एक डेफिनेट डायरेक्शन में मान लो चल रहे हैं एक छोटे से रूम के अंदर। तो अगर वो स्लोली चल रहे हैं तब आपस में कोलाइड करने के चांसेस बहुत कम होंगे, कम से कम कोलाइड करेंगे। लेकिन अचानक से उनकी भागने की वेलोसिटी तेज़ हो जाएगी तो वो ज़्यादा जल्दी कोलाइड करेंगे। अगर वो ज़्यादा जल्दी कोलाइड करेंगे तो उनका दो कोलिजन के बीच में रिलैक्स करने का जो टाइम था वो घट जाएगा। तो यहाँ पे ये समझना है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर टाउ डिक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ा मतलब टेम्परेचर को हमने बढ़ाया, इसको शॉर्टकट में समराइज कर लें तो हमारा क्या होगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और देखिए यहाँ पे अगर रिलैक्सेशन टाइम कम होगा मतलब डिनोमिनेटर घटेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो हमारा टाउ क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक, फिर से इस बात को समझें कि हमने जब टेम्परेचर को बढ़ाया तो हमारा रिलैक्स करने का टाइम क्या हो गया, कम हो गया। रिलैक्स करने का टाइम डिनोमिनेटर जब घटा तो ओवरऑल सिस्टम हमारा डिनोमिनेटर घटने से बढ़ गया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, या कह सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज। दैट इज व्हाई न्यूमरेटर ड्यू टू डिक्रीज इन डिनोमिनेटर द होल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो यहां से कह सकते हो कि टेम्परेचर, या टेम्परेचर थोड़ी ना बना रहा रेजिस्टेंस से टेम्परेचर, रेजिस्टेंस में टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ से ये कंक्लूजन हमने निकाल लिया। अभी तक हमने ओम्स लॉ को क्या पढ़ रखा था कि हमारा रेशियो कांस्टेंट होता है, लेकिन अब क्या है, टाउ घटने की वजह से रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ा, रिलैक्स करने का टाइम घटा, रिलैक्स करने का टाइम घटा तो रेजिस्टेंस हमारा घट गया। फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझिए आप लोग कि जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा हो गई तो और तेज़ी से भागने लगे और जल्दी कोलाइड करेंगे, और जितनी जल्दी कोलाइड करेंगे उनके रिलैक्स करने का टाइम क्या हो जाएगा, ओवरऑल घट जाएगा। और इस रिलेशन में देखें तो ये टाउ घटेगा तो ओवरऑल सिस्टम बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर the resistance of the conductor also increases. This is applicable only for conductors,
नॉट फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स के साथ अलग मामला है, बेसिकली उल्टा मामला है। और टेम्परेचर अगर मान लीजिए घटाते हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, थोड़ा स्लो भागेंगे तो टाउ हमारा क्या होगा, टाउ हमारा बढ़ जाएगा। ज़्यादा देर तक रिलैक्स करेंगे, टाउ बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज एंड ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। तो ये बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इस फॉर्मूले का हम लोग बेसिकली करने जा रहे हैं ऑपरेशन। R = m/ne² टाउ मल्टीप्लाइड बाय L/A। इसी फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा अलग तरीके से लिख लिया। देखिए है वही चीज़ ml/ne² टाउ a, लेकिन हमने अलग तरीके से लिख लिया। देखिए नॉर्मल कंडीशन में अगर हम किसी मेटल को काट के अलग नहीं कर रहे हैं किसी पार्ट को, तो हमारा ये कंपोनेंट बेसिकली सेम रहेगा। लेकिन एक चीज़ में हमारा चेंज आ सकता है, दैट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वो कैसे हो सकता है, जैसे मान लो हमारे पास कंडक्टर है और इसको हमने स्ट्रेच कर दिया। क्या कर दिया, इसको हमने स्ट्रेच कर दिया, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिकुड़ जाएगा और लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगी। तो इनिशियली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर a है और लेंथ आपकी l है, तो स्ट्रेच करने के बाद लेंथ आपकी बदल जाएगी l' और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपका बदल जाएगा। तो एक चीज़ इसमें है जो नहीं बदल सकते आप, जैसे वाटर की डेंसिटी या किसी भी मटेरियल की डेंसिटी क्या होती है, वो क्वांटिटी ऑफ द मैटर पे डिपेंड नहीं करती। और जो चीज़ क्वांटिटी ऑफ द मैटर पे डिपेंड नहीं करता उसे हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। मतलब जैसे आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर बॉडी में एक जगह का मेजर करो या हर जगह का मेजर करो, सेम आएगा। माथे पे उंगली रख के चेक करो या पूरे मुंह पे चेक करो, टेम्परेचर क्वांटिटी ऑफ द मैटर पे डिपेंड नहीं करता। क्वांटिटी ऑफ द मैटर पे जो चीज़ डिपेंड नहीं करती उन प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, और जो क्वांटिटी ऑफ द मैटर पे डिपेंड करती हैं उनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपका डेंसिटी हो गया, आपका विस्कोसिटी हो गया, और आपका ये टर्म पूरा। और इसी पूरे टर्म को हम लोग रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका ग्रीक नाम है रो, और इसको हम लोग रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक का मतलब ये फिक्स रहता है एक डेफिनेट मटेरियल के लिए, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसको रेजिस्टिविटी भी बोला जाता है। इसको हम लोग रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। तो यहां से समझ में आया कि रो नहीं है, सिग्मा है, ये सिग्मा लिख दिया गलती से, ये एक्चुअल में रो होता है। ठीक है, तो रो हमारा क्या है, m/ne² टाउ। ठीक, तो जो मसला रेजिस्टेंस के साथ हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ घट रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, तो यहां पे रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, और टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस घट रहा था तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी भी घटेगी, क्योंकि टाउ वाला रिलेशन यहाँ पे भी है। ठीक है, अब ये हो गया रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला R = क्या बनेगा, रो L/A, और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यहाँ से निकालना चाहे तो रो = कितना आएगा, RA/L। और यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस का ओम होता है, एरिया किस में होता है, मीटर स्क्वायर में, और लेंथ किस में होती है, मीटर में। तो ये और ये कैंसिल करेंगे तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या बनेगी, ओम मीटर। इतना आप लोग फिलहाल नोट करें। तो ये आपका था रेजिस्टिविटी का रिलेशन और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन चेंजिंग ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर चेंज का क्या असर होता है, ये आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या हुआ करता था, कंडक्टेंस, उसी तरह से रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होगा, कंडक्टिविटी। तो इसी चीज को हम लोग अभी कवर करने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लाइव तो है नहीं, लाइव भी होगा तब भी रिकॉर्डेड होकर यूट्यूब में अपने आप आ जाता है। तो रेजिस्टिविटी, अब हमारा आता है सिग्मा, इसे बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। और सिग्मा बराबर होता है रो का रेसिप्रोकल, और रो का रेसिप्रोकल 1/रो की जगह क्या लिखेंगे, RA/L। तो सिग्मा कितना आ जाएगा, L/RA, और यहाँ पे यूनिट क्या बनेगी, लेंथ की क्या होती है, मीटर होती है, और रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये कट गया, ऊपर आएगा तो ये बनेगा ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स।
तो ये आपका हो गया। और जैसे कि आपका हमने पढ़ा था ना कि सिग्मा रो इज इक्वल टू कितना होता है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, तो रो आपका एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल, तो क्या आएगा एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। ठीक है, इसे आप लोग फिलहाल नोट करें। अब हम लोग रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले के बेस पे एक नई चीज़ पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ स्ट्रेचिंग अ वायर। एक वायर को स्ट्रेच कर देते हैं तो होता क्या है बेसिकली। तो अगर है कि है, अगर मान लो इफ़ अ वायर इज स्ट्रेच्ड, एक वायर को स्ट्रेच किया गया, स्ट्रेच्ड 10% ऑफ इट्स इनिशियल लेंथ, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। देखो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि क्या स्ट्रेच करने से रेजिस्टेंस में चेंज आएगा भी या नहीं आएगा, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। जैसे मान लो कि R क्या है, R इज इक्वल टू क्या है, रो L अपॉन A। ये तो भाई साहब हमारे कांस्टेंट हैं, ये बदलेंगे नहीं अगर मटेरियल नहीं बदल रहा। तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, मतलब जितनी ज़्यादा लेंथ होगी किसी कंडक्टर या वायर की, तो उस कंडक्टर ही वायर होता है बेसिकली, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा। और R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो ये बात समझ में आई। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, इसके सोल्यूशन पे आते हैं बेसिकली। तो अगर देखें इनिशियली क्या था ज़रा बताएं, नॉर्मल मान लो R हमारा था रो L अपॉन A, मतलब कि हमारा कंडक्टर क्या था, ऐसे था, ये मान लो कंडक्टर था और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और ये इसकी क्या है, L लेंथ है। इसे नोट करें आप लोग ज़रा। इनिशियली क्या था, इसकी लेंथ L थी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था, A था। अब हम लोग बात करेंगे आफ्टर स्ट्रेचिंग की। स्ट्रेच करने के बाद इसका क्या हशर हुआ बेचारे का, आफ्टर स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच करने के बाद क्या होगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिकुड़ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेंथ क्या हो गई आपकी L डैश, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, A डैश। यही तो होता है, किसी लीनियर चीज़ को आप खींच देते हो तो वो सिकुड़ के लेंथ लंबी हो जाती है। ठीक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और लेंथ एक्सपैंड हो जाती है। अब लेंथ के बारे में अगर हम लोग समझें यहाँ पे, तो लेंथ दो चीज़ों का मिश्रण है, मतलब दो चीज़ों से बनी है भाई। एक तो इसमें मान लो यहाँ तक इनिशियल लेंथ तो थी ही, इनिशियल लेंथ तो अभी भी रहेगी ना, और प्लस इसमें ये क्या है जो बढ़ा है, ये क्या है 10% ऑफ L है, तो L डैश क्या होगा, इनिशियल लेंथ तो है ही है, साथ में 10% ऑफ L तो है ही। तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा, R डैश बराबर क्या हो जाएगा, रो और जो भी लेंथ है L डैश अपॉन A डैश हो जाएगा। अब L डैश और L में हमें रिलेशन निकालना है बेसिकली। तो हमें यहाँ पे पढ़े हुए हैं ऑलरेडी कि हमारे पास क्या होता है, सिंस L डैश इज इक्वल टू L प्लस 10% ऑफ L, तो L प्लस 10% का मतलब 10/100 इंटू L, तो ये कितना आएगा 0.1 L। तो आपका L डैश कितना आ गया, L प्लस 0.1 L, तो ये L डैश कितना आ जाएगा 1.1 टाइम्स ऑफ L। तो यहाँ से निकला कि L डैश अपॉन L कितना आएगा 1.1 आ जाएगा। ठीक, अब हमें पता है कि चाहे वायर को स्ट्रेच करो, चाहे तोड़ो, चाहे मरोड़ो, मतलब तोड़ना नहीं है मरोड़ना है, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, उसका वॉल्यूम आप नहीं चेंज कर सकते जब तक आप उसको काट नहीं रहे हो। तो वॉल्यूम, सिंस वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर। तो वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग। ठीक, बिफोर स्ट्रेचिंग वॉल्यूम को फॉर्मूला क्या बताया था, एरिया इंटू लेंथ, और आफ्टर स्ट्रेचिंग कितना हो जाएगा, A डैश इंटू L डैश। तो यहां से एक रिलेशन निकल के आएगा कि A अपॉन A डैश इज इक्वल टू L डैश अपॉन L।
वॉल्यूम का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, ये हो सकता है आप लोगों के लिए नया हो, लेकिन एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इज कॉल्ड एज योर वॉल्यूम। तो इनिशियली कितना वॉल्यूम था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, फाइनली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए डैश हो गया तो ए डैश लिख दिया, लेंथ क्या हो गई एल डैश हो गई तो इसको एल डैश लिख दिया। इनमें से रिलेशन क्या निकाले, ए डैश नीचे ले आए और एल को एल डैश के नीचे भेज दिया, ये मिल गया। और देख लीजिए एल डैश अपॉन एल आपका कितना है 1.1 है। देखिए एल डैश अपॉन एल अगर 1.1 एल है और ए अपॉन ए डैश एल डैश अपॉन एल के बराबर है तो दोनों बराबर हो गए ना तीनों आपस में, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो हमारी ये क्या थी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये क्या थी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब हम अगर बात करें सेकंड इक्वेशन कहाँ गई हमारी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करेंगे या उल्टा कर लें कि सेकंड इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, तो आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू क्या होगा, रो एल डैश अपॉन ए डैश अपॉन ये लिखना है रो एल अपॉन ए, ठीक है ना। अब देखिए रो से रो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना आएगा ये एल डैश अपॉन ए डैश इंटू ए अपॉन एल डैश ए अपॉन एल। देखिए एल अपॉन ए ऊपर जाएगा तो एल ए बाई एल हो जाएगा, एल अपॉन ए नीचे से ऊपर जाएगा तो ए बाई एल हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसको ज़रा अगर हम अच्छे से लिखें तो यहाँ पे लिखेंगे हम सिंस क्या आएगा आर डैश अपॉन आर हमारा किसके बराबर है, एल डैश अपॉन एल एक साथ लिख लें, ए अपॉन ए डैश एक साथ लिख लें, तो एल डैश अपॉन एल एक साथ इंटू ए अपॉन ए डैश एक साथ, ठीक। तो देखिए ए अपॉन ए डैश और एल डैश अपॉन एल दोनों की वैल्यू कितनी है 1.1, तो इसके जगह भी 1.1 और इसके जगह भी 1.1, तो 1.1 इंटू 1.1 कितना हो जाएगा ये 1.21। तो आपका आर डैश इक्वल टू आर उधर भेज दोगे तो 1.21 टाइम्स आर हो जाएगा। ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। दिस इज द लेंथीएस्ट मेथड फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। लेकिन कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जामिनेशन के लिए जैसे आपका नीट हो गया, आपका जेई हो गया, उनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है इसकी, लेकिन दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक। चलो भाई, स्ट्रेचिंग अ वायर वाला कॉन्सेप्ट आपका ऑलमोस्ट क्लियर हो गया, ठीक। अब इसकी हम एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कैसे एक बार में इसका आंसर निकालना है। इसमें यह था, सिंपल सी बात थी कि वायर को हमने 10% इनिशियल लेंथ से खींच दिया था, मतलब स्ट्रेच कर दिया था, जिससे वो उसकी लेंथ एक्सटेंडेड हो गई थी। और जाहिर सी बात है लेंथ एक्सटेंड हुई है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सिकुड़ गया होगा, कम हो गया होगा, है ना। तो इसकी हम समरी आपको ओवरऑल बताते हैं। इसकी समरी बेटा ये थी, जैसे हमारे पास 10% स्ट्रेच हुआ था वायर, है ना। तो हमारा इनिशियली क्या था, आर बराबर क्या था बेटा, रो एल अपॉन ए था फर्स्ट इक्वेशन, और आफ्टर स्ट्रेचिंग क्या था, रो तो बदलेगा नहीं, लेकिन एल डैश हो गया एल और ए डैश हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड किया तो आर डैश बाई आर हो जाएगा, भाई लेफ्ट साइड से डिवाइड, राइट साइड से, और इधर क्या होगा, रो एल डैश अपॉन ए डैश अपॉन ये क्या होगा, रो एल बाई ए। तो डेंसिटी कैंसिल, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कैंसिल, और आपका आर डैश आर उधर भेज दो, कितना आएगा, एल डैश अपॉन ए डैश इंटू ये ए बाई एल ऊपर, एल बाई ए ऊपर जाएगा तो ए बाई एल हो जाएगा, इंटू आर कर लिया। तो यहाँ से आपका जो आर डैश आया था वो आया था एल डैश अपॉन एल, लिख लो एल डैश अपॉन एल इंटू ए अपॉन ए डैश एंड दिस होल इज मल्टीप्लाइड बाय आर, यही तो था ना। अब आप बताइए, मेन मसला यहाँ पे एल डैश अपॉन एल निकालने का है। अगर 10% है, फॉर 10% वी हैव 10% स्ट्रेच, 10% अगर हमने स्ट्रेच किया है वायर को तो क्या आएगा, एल डैश कितना आएगा, एल प्लस 10% ऑफ एल, यही तो आएगा ना। तो इसको लिख सकते हो एल प्लस 10% का मतलब 10/100 इंटू एल, मतलब ये 0.1 एल आएगा। इतनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के अंदर होनी चाहिए कि ये चीज़ वर्बली कर सकें। 0.1 एल तो ये आएगा 1.1 एल।
तो एल डैश कितना आएगा आपका 1.1 एल, तो एल डैश अपॉन एल क्या आएगा 1.1 आएगा। अगर मान लो इसको हम एन कहते हैं तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला क्या है, ए डैश एल डैश किसके बराबर था, ए एल के बराबर। वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग, वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग, तो क्या आएगा ए अपॉन ए डैश किसके बराबर है, एल डैश अपॉन एल के, जो कि क्या है आपका एन मान लिया हमने। तो अगर ये जो ये है वो ये है, कन्फर्म है, तो एन इंटू एन क्या हो जाएगा एन स्क्वायर आर, आर डैश बराबर क्या हो जाएगा एन स्क्वायर आर। अब एन कैसे निकालोगे, एन यहाँ कितना है 1.1 है, देखो आपको अगर डायरेक्टली निकालना हो तो आर डैश बराबर कितना आएगा ज़रा बताएं 1.1, यही तो एन है आपका, एन स्क्वायर टाइम्स आर, तो आर डैश कितना आ जाएगा 1.21 आर हो जाएगा। फॉर 20% अगर कहें, अगर 20% स्ट्रेच किया गया है तो क्या होगा ज़रा बताओ, 20% अगर स्ट्रेच किया गया है तो एल डैश कितना आएगा एल प्लस 20% ऑफ एल, यही तो आएगा ना बेटा। तो एल कितना आएगा, एल तो है ही है 20%, मतलब 20/100 मतलब 0.2 एल, मतलब ये आएगा 1.2 टाइम्स ऑफ एल। तो यहाँ से एल डैश अपॉन एल आपको कितना मिल जाएगा बेटा 1.2, यही आपका किसके बराबर है एन के बराबर। तो आपका आर डैश कितना आएगा, होता है आपका एन स्क्वायर आर होता है, और एन की वैल्यू 1.2 निकाल चुके हैं, तो 1.2 का स्क्वायर आर तो कितना आएगा 1.44 आर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है, एन स्क्वायर निकालना, या सॉरी एन निकालना, एन निकल जाएगा तो एन स्क्वायर तो निकल ही आएगा। ठीक, तो एक फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो आर डैश बराबर क्या होता है एन स्क्वायर आर। अगर कोई कह दे 30% स्ट्रेच किया है वायर को, या 15% स्ट्रेच की बात करे आपसे कोई, चलो अगर हम बोले कि फॉर 15% स्ट्रेच किया गया, कितना स्ट्रेच किया गया 15% स्ट्रेच किया गया, कितना किया गया 15%, तो हमारा जो एल डैश बनेगा बेटा यहाँ से वो कितना बनेगा, एल रहेगा प्लस 15% किसका, एल का ही तो रहेगा ना बॉस। तो एल डैश बराबर एल, 15% का क्या मतलब हुआ 0.15 एल, 15% का मतलब 15 डिवाइडेड बाय 100, तो ये क्या आएगा ज़रा बताइए 1.15 एल आ जाएगा। तो ये नीचे ले आओ, एल को नीचे ले आओ, तो एल डैश बराबर कितना आ रहा है 1.15 एल, तो एल डैश अपॉन एल कितना आ गया बेटा 1.15 आया, और यही हमारी किसकी वैल्यू होती है एन की। तो आर डैश कितना आएगा ज़रा बताएं, एन सिंस आर डैश कितना होता है एन स्क्वायर टाइम्स आर होता है, तो आर डैश कितना हो जाएगा बेटा, एन कितना है 1.15 इंटू का स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू आर, आर जो भी रहा हो सकता है आपको इनिशियल रेजिस्टेंस दे दे कि 10 ओम तक कितना हो जाएगा, तो वो निकाल सकते हो आप, कॉमन सी बात है। ठीक, तो आर डैश कितना आएगा ज़रा बताएं आप यहाँ से हमको 1.15 13225, पक्का यही होगा, नहीं ये यहाँ पे होगा 1.3225 टाइम्स ऑफ आर, ये आ गया आर। अगर आपसे कहता है चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज या इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, कितना इंक्रीज हुआ है निकाल सकते हो आप, मतलब चेंज इन आर, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था आर था, तो क्या आएगा 1.3225 आर माइनस इनिशियल कितना आएगा ये है, तो कितना आएगा ज़रा बताएं 0.3225 टाइम्स ऑफ आर। तो रेजिस्टेंस में चेंज कैसे निकालेंगे, जो फाइनली आया है और जो इनिशियली था। ठीक, और अगर आपसे पूछे फ्रैक्शनल चेंज कितना आया है, फ्रैक्शनल चेंज क्या करोगे डेल्टा आर बाई आर, कितना आएगा 0.3225 टाइम्स ऑफ आर अपॉन आर, कितना आया है 0.3225।
और आपसे पूछ ले परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, बेटा फ्रैक्शनल में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर पूछा जाए परसेंटेज चेंज कितना आया है भाई, फ्रैक्शनल चेंज कितना है 0.3225 इंटू 100 कितना आएगा 32.25% का रेजिस्टेंस में चेंज आया है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? इसे आप लोग नोट करें। चलो भाई, तो अब देखो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से अगला टॉपिक। हमें ये कंफर्म हो गया कि जो नया रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी R डैश बराबर होगा आपका n² R, ठीक। और परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आएगा, चेंज इन R या चेंज इन रेजिस्टेंस, ये होगा चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर केवल इतना लेते हैं तो ये आपका फ्रैक्शनल चेंज है। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस इज चेंज्ड, इसके लिए ये, और हाउ मच परसेंटेज ऑफ द रेजिस्टेंस इज चेंज, इसके लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है ये चीज़? ओके, तो हमारा ये फॉर्मूला था भाई, बेचारा कहाँ से कहाँ इसको ले गए। R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। रो इज इक्वल्स टू क्या आया R A बाई एल, और सिग्मा इज इक्वल टू क्या आया 1 अपॉन रो, जो कि हमारा सिग्मा आया L अपॉन RA। इन भाई साहब की यूनिट बन रही थी ओम मीटर, इनकी बनेगी इसी का रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल यूनिट बन जाएगी। ओम मीटर को रेसिप्रोकल में ले जाओ, ऊपर लाओगे तो नेगेटिव हो जाएगी पावर -1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको आप सबसे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 3 में। थैंक यू।